नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं हमारे साथ कमोडिटी मार्केट का एक ऐसा शो जहां पे हम कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान होंगे जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। दिव्या गगलानी होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज से, अंकित कपूर हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के फाउंडर हैं, बीटूपन मजुमदार है टेक्निकल एनालिस्ट हैं और साथ ही राहुल मेहता भी होंगे, देश के सबसे बड़े चांदी के कारोबारी है, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी हैं। उनसे बातचीत करेंगे चांदी पर, क्योंकि चांदी काफ़ी तूफानी रफ्तार में दिख रही है। लेकिन सबसे पहले भाव को लेकर बातचीत करते हैं, क्योंकि चांदी पहली बार आज 3 लाख के पार निकल गई है। और लगातार हमने ईटी नाउ स्वदेश के नए साल के लिए जो पोल किया था उसमें आपको बताया था कि मार्च तक 3 लाख तक चांदी जा सकती है, और चांदी ने उस ऐतिहासिक स्तर को आज छू लिया है। अंकित कपूर जी हैं हमारे साथ। अंकित जी, 3 लाख, आपका टारगेट तो 4 लाख रुपए के आसपास का है। 3 लाख क्रॉस करने के बाद अब आप क्या राय दे रहे हैं चांदी में? जी नमस्कार विश्वमोहन सर। नमस्कार। और जिस तरह से चांदी के अंदर तेजी चल रही है, हम देख रहे हैं कि डिस्पैरिटी यहाँ पे काफी देखने को मिल रही है। हमने फ्राइडे के दिन यहाँ पे जो डिफरेंस था वो 6 से 7 हजार रुपए का था, लेकिन अभी आज की तारीख में हम देख रहे हैं 12 से 13 हजार रुपए का यहाँ पे डिफरेंस हो चुका है। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर कर रहा हूँ तो डिस्पैरिटी काफी देखने को मिल रही है, लेकिन इंडियन मार्केट में 3 लाख के लेवल को क्रॉस कर चुकी है। तो जो हमने बात करी की थी कि 2,60,000 के नीचे जब तक ये नहीं जा रही है तब तक मंदी करके काम नहीं करेंगे, तो अभी भी ट्रेंड वही है। अब थोड़ा सा इसको मैं रिवाइज करूंगा कि 2,70,000 का लेवल यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे 10-10 हजार रुपए के जो हमको गैप्स देखने को मिल रहे हैं इंडियन मार्केट में, वो काफी परेशान करने वाले हैं। अगर मैं कॉमेक्स डिवीजन की बात करूं तो कॉमेक्स डिवीजन में 94.20 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। 94.20 को लेवल को क्रॉस करता है तो बहुत जल्दी $98-99 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और $84 के ऊपर जो हमने तेजी चालू करी है, फ्रेश तेजी जो इसके अंदर देखने को मिली है, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि $113 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं 3,60,000 3,90,000 तक के चांदी आने वाले टाइम में छू सकती है। आने वाले टाइम में सर उसका ये टाइम फ्रेम क्या है? इसी साल का वो लेवल है या 3 महीने का लेवल है, 6 महीने का लेवल है? अगर टाइम फ्रेम में क्लैरिटी दे दे तो ज्यादा अच्छा होगा अंकित जी। सर देखिए, बात तो यहाँ पे हम लोग हर बार यही कर रहे हैं कि 2026 के एंड तक आना चाहिए ये टारगेट, लेकिन जिस तरह से स्पीड चल रही है तो ये अगर 3 महीने भी आ जाता है तो कोई इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। जिस तरह से यहाँ पे तेजी चल रही है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि 3,30,000 3,25,000 के आसपास थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, वहां से कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन 2026 के एंड तक 3,90,000 तक का टारगेट छू सकता है। ओके, तो 3,90,000 का टॉप का टारगेट है जो 2026 का टॉप लेवल होगा। लेकिन चांदी वॉलेटाइल है, रिस्क भी आपके लिए उतने ही रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। एंट्री और एग्जिट का ध्यान रखना चांदी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी आप चांदी में ट्रेड करें। ये आपके लिए एक एडवाइजरी सलाह आपको दी गई है। हमारे साथ दिव्या गगलानी भी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। दिव्या, आप बताइए आपकी राय चांदी पर। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। चांदी की बात करें तो अभी करंटली क्रूज कंट्रोल मोड पे चल रहा है। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, लोगों को इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बाय ऑन डिप्स करे। पर हाँ, जैसे कि सीट बेल्ट हम पहनते हैं गाड़ी चलाने के टाइम पे, तो ऐसे ही स्टॉप लॉस जरूर रखे, क्योंकि मोमेंटम काफी ज्यादा वाइल्ड है। अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो जिस हिसाब से 80-85 का जो डॉलर जो रेजिस्टेंस पहले ले रहा था, उसके ऊपर जब भी ब्रेकआउट आता है, हमें वन साइड रैली देखने मिली भी नियर टर्म में, तो वहां पे आके सपोर्ट ले सकता है। तो आई गेस वो लेवल्स का अच्छे रहेंगे री एंडर्स करने के लिए। अगर 95 का जो एक नियर टर्म रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, अगर प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो हमें एक महीने के अंदर $100 के मुंह देखने मिल सकते हैं इन कॉमेक्स, सिल्वर और एमसीएक्स में। करीब 3,25,000 का भाव आ सकता है मेरे हिसाब से। मुझे 2 से 3 महीने में 3.5 लाख का भाव दिख रहा है। तो जो भी डिप्स आ रहा है वहां पे बाय ऑन डिप्स ही करे फिलहाल। ओके, तो आपको लग रहा है कि बाई ऑन डिप्स के साथ यहाँ पर काम करना चाहिए। हमारे साथ राहुल मेहता भी है, देश के लीडिंग प्लेयर हैं सिल्वर के। आप बताइए कि राहुल जी, आप क्या सेंस कर रहे हैं इस मार्केट में? 3 लाख रुपए के पार चांदी निकल गई है, क्या और यहाँ पर संभावनाएं बन रही है तेजी की? इतनी बड़ी तेजी के बाद आप लोगों का नजरिया क्या है चांदी को लेकर? ओवरऑल चांदी ने लास्ट 3 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और इन्वेस्टर ने भी काफी अच्छा पैसा बनाया है। अच्छी बात ये देखने को मिली है कि इन्वेस्टर्स ऊंचे भाव में चांदी को सेल करने के लिए मार्केट में नहीं आ रहे, वो अभी भी होल्ड करके रख रहे। तो वो अच्छी बात है, जिन्होंने भी इन्वेस्ट करके रखा है वो होल्ड कर सकते हैं। मगर ये भाव में एसआईपी के जरिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी काफी रहने वाली है। अब जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं रोज की 10-15 हजार की तेजी,
वो रिवर्स भी हो सकता है, रोज की 15-20 हजार की मंदी भी आ सकती है। तो चांदी बहुत चंचल है, अप और डाउन दोनों दोनों मूवमेंट दे सकती है। तो एसआईपी के जरिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कंटिन्यू करिए इन्वेस्टमेंट, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो चांदी को होल्ड कर सकते हैं अच्छे रिटर्न के लिए। चांदी में नीचे में 2,75,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो सपोर्ट को रख के चांदी में होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो लंबी अवधि के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी का तरीका आपके लिए एसआईपी का रूट ज़्यादा अच्छा होगा, ये राहुल जी कह रहे हैं। क्योंकि करंट लेवल पे ही खरीद लेंगे, उछाल पे खरीद लेंगे तो आपको फंसने का भी डर रहेगा, आपके रिवॉर्ड कम हो सकते हैं और आपके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा होंगे। सर, डिमांड कैसी है? अगर इस इतनी तेज़ी के बाद क्या ग्राहकी थोड़ी कम हुई है क्या, या भाव को, चांदी के भाव को लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं इस भाव को? कि इन्वेस्टमेंट डिमांड में डेफिनेटली बड़ी इम्पैक्ट आई है। कंजम्पशन डिमांड में लोग आज भी बाइंग कर रहे हैं, और बाइंग की क्वांटिटी वैल्यू वाइज हो रही है, क्वांटिटी वाइज नहीं हो रही है। जैसे चांदी की 5 लाख का सामान ले रहा तो 5 लाख में जितनी चांदी आ रही उतनी ही बाइंग हो रही है। तो डेफिनेटली वॉल्यूम्स में इम्पैक्ट आया है, मगर वैल्यू वाइज अभी भी सेम है कि लोग जो परचेसिंग कर रहे हैं वो वैल्यू को देख के परचेस भी कर रहे हैं। और ये भाव काफी हद तक लोगों को लग रहा है कि ये भाव अच्छे भाव है खरीदी करने के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बिकॉज चांदी कंटिन्यूस तेजी दे रही है। राहुल जी, एक सवाल ग्राहक जानना चाह रहे होंगे, आप अपने स्टोर्स पे चांदी किस भाव पे बेच रहे हैं? चांदी की जो अभी करंट मार्केट रेट चल रही है, हाँ हाँ। करीब 3 लाख प्लस जीएसटी के आसपास चांदी के रेट चल रहे हैं मार्केट में। कहा जा रहा है कि प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्या हाजिर में भी उस तरह के प्रीमियम दिख रहे हैं क्या? जी, मार्केट में प्रीमियम ज्यादा होने के कारण ही है बिकॉज इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिमांड जब ज्यादा होती है तब प्रीमियम्स बढ़ते हैं। तो क्योंकि फिजिकल डिमांड कम है, उसके हिसाब से चांदी में ज्यादा प्रीमियम नहीं चल रहा है, और चांदी में मोर और लेस चांदी के रेट्स स्टेबली चल रहे हैं मार्केट में। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, जो ग्राउंड की स्थिति है वो आपने यहाँ पर बता दी। तो ये थे राहुल मेहता, एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के। चलिए वापस से लौटते हैं, हम बात भाव के हिसाब से टेक्निकल ट्रेड भी आपको बता रहे हैं। हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, गोल्ड पर एक राय ले लेते हैं। अंकित जी, गोल्ड को लेकर बताइए। गोल्ड की रफ्तार चांदी के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन ये भी लगातार नया हाई बनाता जा रहा है। यहाँ से और क्या क्या नए हाई दिखेंगे? जी, अभी तो हमारा जो पेंडिंग टारगेट है वो पेंडिंग है अभी 1,47,000 का। मुझे लग रहा है कि जो हमने निचले स्तरों पे बाय दिया हुआ था 1,42,500 के आसपास, तो उसके अंदर अभी ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। जिन्होंने भी खरीदारी करके चल रहे हैं उनको यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जो उन्होंने उस लेवल पे खरीदी करी के नीचे लेवल पे उसी कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के रखी है। अभी यहाँ पे बात करेंगे 1,45,500 का मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। 1,45,500 का जो आज सुबह सुबह हाई बना है उसके ऊपर अगर चलना चालू करता है तो बहुत जल्दी 1,47,000 1,48,000 तक के टारगेट्स इस हफ्ते में ही देखने को मिल सकते हैं। तो 1,47,000 1,48,000 तक के टारगेट इसी हफ्ते दिख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट में है तो आप अपने कॉस्ट के ऊपर का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे बाजार में सबसे अच्छी रणनीति वही होगी। देव्या, आप अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड में? गोल्ड में अगर ओवरऑल बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है। अभी जिस हिसाब से ट्रम्प ने टैरिफ जो नए इम्प्लीमेंट किए हैं टुवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज जो ग्रीनलैंड एक्विजिशन सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसके वजह से एक अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट हो चुका है मार्केट में। डॉलर इंडेक्स में भी हमें आज नरमी देखने मिली है, तो ओवरऑल ट्रेंड मुझे इंट्राडे के लिए तो पॉजिटिव दिख रहा है। अगर करेक्शन अगर आता है 1,44,400 के करीब, तो वहां पे हम बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,44,100 का रखे, और टारगेट जो ऊपर में 1,44,800 का मेंटेन करें। चलिए, तो आपकी कॉल भी आ गई है, ये इंट्राडे के लिए कॉल है और उनकी कॉल पोजिशनल कॉल थी अंकित जी की, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एंट्री और स्टॉप लॉस भी दिए गए, बिना स्टॉप लॉस के इन मार्केट में कभी भी ट्रेड ना करें, ये आपको सलाह दी जा रही है। बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आज चौतरफा तेजी है, कॉपर लीड कर रहा है, 1,300 रुपए के ऊपर वापस से निकला है। कॉपर और निकल यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेजी है। अंकित जी बताइए, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? जी, डेफिनेटली कॉपर ही मुझे पसंद आ रहा है यहाँ पे। तो एक कोई भी रेंज में चल रहा है, काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि 1280 1270 नीचे में सपोर्ट है और 1350 रेजिस्टेंस है। तो ये 50 से 70 रुपए की रेंज में काफी ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, कोई भी गिरावट मिलती है तो मैं पोजिशनल कॉल ही दूंगा यहाँ पे। तो 1280 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 1200 का स्टॉप लॉस रहेगा आने वाले टाइम में। यहाँ पे 1350 1390 तक के तो टारगेट रहेंगे, लेकिन जैसा ही 1400 का लेवल क्रॉस करेगा तो ये 1600 के लेवल तक भी जा सकता है। तो ये राय बेस मेटल्स पे आपकी तरफ। दिव्या, आपकी राय क्या है बेस मेटल्स को लेकर? बेस मेटल में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। जैसे आपसे हमें लास्ट वीक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने मिला था, क्योंकि थोड़ा सा रिकवरी आया था डॉलर इंडेक्स में।
पण इस हफ्ते जिस हिसाब से शुरुआत हुई है, इकोनॉमिक जो टेंशन बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द टैरिफ एंड जो सिचुएशन चल रहा है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, तो मेरे हिसाब से ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा। एक तरफ से चाइना ने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो इकोनॉमी को लोग सपोर्ट करने के लिए स्टिमुलस डिक्लेयर करेंगे, तो वो भी प्राइस को लोअर लेवल पे जरूर सपोर्ट देगा। प्राइस जो है काफी समय से 1270 के नीचे सस्टेन हो नहीं रहा है, तो एक अच्छा खासा डिमांड जोन है वहां पे। तो जब तक ये डिमांड जोन इंटैक्ट है, तो मेरे हिसाब से बाय एंड डिप्स का व्यू हम कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। 1350 का टारगेट मुझे दिख रहा है। अगर इंट्राडे की मैं बात करूं तो 1300 के आसपास अगर प्रभाव आता है तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 1294 का रखें और टारगेट जो है ऊपर में 1310 का मेंटेन करें। तो चलिए बेस मेटल्स पे आगे। नॉन एग्री में एक काउंटर है जिस पर सबसे ज्यादा आज नजर रहनी चाहिए, वो है नेचुरल गैस का। 11% से ज्यादा की जोरदार तेजी दिख रही है, 11.5% ऊपर। ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह से वहां पर यूएस चाहता है कि ग्रीनलैंड पे कब्जा करे, नियंत्रण करे, और डेनमार्क के हिस्से में पहले ग्रीनलैंड अब तक आता रहा है, तो चाहता है कि डेनमार्क की तरफ से वो उनको सेल कर दी जाए, उसकी कीमत ये चुकाने के लिए तैयार है। और वो तनाव बढ़ा है। इसका जब विरोध यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से हुआ है तो उनकी तरफ से टैरिफ की धमकी आ रही है। 8 कंट्रीज जिसमें उनके नाटो के अलाइज है, जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसी बड़ी इकोनॉमी है, उनके ऊपर भी टैरिफ की धमकी दी गई है। तो इससे ग्लोबल रिस्क एक बड़ा बढ़ा है। यूएस और रशिया 2 बड़े प्लेयर है जहां से यूरोप को गैस की सबसे ज्यादा सप्लाई होती है। आप बताइए अंकित जी, नेचुरल गैस आप क्लोजली ट्रैक भी करते हैं, क्या लग रहा है अब कौन से टारगेट नेचुरल गैस में दिख सकते हैं, या उस खबर को इस भाव पर डिस्काउंट हो चुका है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने तनाव देखा है, तो तनाव तो देखिए इंटरनेशनल मार्केट में भी बना हुआ है और ये आगे वाले टाइम में और देखने को मिलेगा। और जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करी जा रही है, इसी का असर हमें नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस में गंगोत्री पैटर्न, अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो एक गंगोत्री पैटर्न है जो 229 के लेवल पे बना हुआ है, और हमने पहले भी बात करी थी कि 229 का लेवल टूटना काफी मुश्किल रहेगा, और ये 280 से लेके 230 का जो एक मेजर सपोर्ट जोन है, यहां पे बेच के काम नहीं करना है। तो मुझे लगता है अभी भी इसके अंदर जो ट्रेंड है, आज जिस तरह से रिवर्सल दिया है, 12% का जो तेजी देखने को मिल रही है, अभी 313 रुपए के आसपास चल रहा है, ये ट्रेंड आगे भी बरकरार रहेगा। तो यहां पे किसी को भी बिकवाली करके काम नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको 305 300 के बीच में अगर मिलता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में किसी को स्टॉप लॉस लगाना है तो 270 का लगाइए, आने वाले टाइम में इसके अंदर तेजी बरकरार रहेगी। और आज की क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट रहेगी कि आज की क्लोजिंग किस तरह से रहती है। अगर आज की क्लोजिंग 315 के ऊपर अगर आ जाती है तो मुझे लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल होगा और एक नई खरीदारी का यहाँ पे हमको मौका मिलेगा। ओके, एक नई खरीदारी का भी मौका मिल सकता है, लेकिन 270 का स्टॉप लॉस। आज सुबह में भी दिनेश सोमानी जी इन्हीं लेवल पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे थे। तो नेचुरल गैस काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं कीजिएगा, ये आप लोगों को सलाह दी जा रही है। दिव्या, आप बताइए आपकी राय क्या है नेचुरल गैस पे? नेचुरल की मैं बात करूँ तो ग्रीन गैस का जो इशू है वो जरूर प्राइस को सपोर्ट दे रहा है लोअर लेवल पे, पर जो मेन फैक्टर है वो कि वेदर फोरकास्ट है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ वो शिफ्ट हुआ है। आर्किड ब्लास्ट का एक एक्सपेक्टेशन जो प्राइस को ऊपर लेके गया है, एक्सपेक्टेशन है हीटिंग डिमांड है वहां पे बढ़ जाएगी, और जो ओवरऑल डिमांड है वो भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई, तो उसके वजह से हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने मिला है। इंट्राडे की मैं अगर बात करूँ तो 310 का जो कॉल ऑप्शन अगर 11 के करीब आता है तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 8 रुपए का रखे और टारगेट है ऊपर में 15 का मेंटेन करें। तो 10 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है नेचुरल गैस की, 11 पर 15 का टारगेट, 8 का स्टॉप लॉस। तो एनजी को लेकर 2 कॉल आ गई। ऑप्शंस के जरिए जाएंगे तो और भी ज्यादा बेहतर है, मार्केट वॉलेटाइल है, किसी भी तरह की न्यूज आ सकती है, तो बेहतर है ऑप्शंस के जरिए जाए, आपके रिस्क यहाँ पर सीमित रहेंगे। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान होंगे, राजीव चक्रवर्ती होंगे, प्रेसिडेंट हैं सॉल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन से, SFIA से। उनसे समझेंगे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बजट से क्या डिमांड है, क्या कुछ करने की जरूरत है और क्या तैयारी चल रही इंडस्ट्री की, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। In association with SBI, the banker to every Indian truly. ET Now स्वदेश बजट यात्रा, जाने देश चाहता क्या है बजट से लोगों की अपेक्षाएं। स्वदेश बनेगा छोटे बड़े उद्यमियों, कामगारों की आवाज। महंगे कर्ज की दिक्कत, कंप्लायंस की उलझन, कल कारखानों से बजट पर चर्चा,
किस तरह के रिफॉर्म से मिलेगी इकोनॉमी को रफ्तार, प्री बजट कवरेज देखे सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। बजट यात्रा सोमवार से शुक्रवार 4:30 बजे और रात 10 बजे। Co-powered by the all-new Kia Seltos, badass forever. Knowledge partner Deloitte. In association with 5 Paisa, trade made easy. A tall cappuccino with caramel syrup and cardamom. Sure. A tall cappuccino with caramel syrup and cardamom. Sure. Tall alfacino with camel soup and cardamom, mom. अदरक वाली चाय पिलाओ ना, कड़क। सर, मलाई मार के देती हूँ। लाइफ हो या इन्वेस्टिंग, भीड़ के पीछे मत भागो। म्यूचुअल फंड अपनाओ और खुद के हिसाब से इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। प्रकृति संग प्रगति, हरित उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को देश का ऐसा पहला राज्य बनाया है जिसने अपनी हवा, पानी, जंगल और मिट्टी को मौद्रिक मूल्य से जोड़ने वाले सकल पर्यावरण उत्पाद यानी ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट की अवधारणा को अपनाया है। राज्य में पर्यावरण संरक्षण की कोशिशों में आए सकारात्मक बदलाव की वजह से जीईपी इंडेक्स ने 0.9% की वृद्धि दर्ज की है। धामी सरकार ने राज्य की वायु गुणवत्ता में सुधार, वृक्षारोपण और सड़कों की धूल पर काबू पाने का संकल्प लिया है। पौधारोपण के जरिए हम अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लें और एक स्वच्छ एवं स्वस्थ उत्तराखंड बनाने के लिए विकल्प रही संकल्प को साकार करने में सरकार का इसी प्रकार सहयोग करें। पर्यावरण संरक्षण के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों के वाहनों पर 1 दिसंबर से ग्रीन टैक्स लगाया गया है। इससे 100 करोड़ रुपए सालाना राजस्व मिलने की उम्मीद है। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू सोच बदलो और बैंक भी। आपके किचन में सब कुछ वाटरप्रूफ प्लाई से बना हुआ है, सो रिलैक्स। ग्रीन प्लाई का अल्टीमेट वाटरप्रूफ प्लाई, वाटरप्रूफ इंटीरियर्स का रिप्लाई। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बजट से क्या उम्मीदें हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी हैं, प्रेसिडेंट हैं सॉल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने लंबा इंतज़ार भी किया, उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि फर्टिलाइजर्स सब्सिडी को लेकर बजट से आप लोगों की सबसे बड़ी उम्मीदें क्या हैं, और आपको लग रहा है कि जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर का जो सेगमेंट है इसके लिए अलग कैटेगरी बननी चाहिए क्या? नमस्कार, मुझे इस आपके शो में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं जो नॉन सब्सिडाइज्ड है। फर्टिलाइजर को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड। स्पेशलिटी फर्टिलाइजर में 4 तरह के फर्टिलाइजर आते हैं: सॉल्युबल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बायोस्टिमुलेंट, जिसको अभी कानून के अंतर्गत लाया गया है। हम लोगों ने भारत में हॉर्टिकल्चर में बहुत ही जबरदस्त सफलता कायम की है और इस सफलता का बहुत बड़ा श्रेय उन एग्री एंटरप्रेन्योर्स को जाता है जिन्होंने पिछले 30 सालों में स्पेशलिटी फर्टिलाइजर को किसानों तक पहुंचाया। और एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरिया, जिसके ऊपर में बजट सब्सिडी बजट का
सबसे बड़ा हिस्सा सरकार का एक्सपेंडिचर में आता है, जो कि 1.19 लाख करोड़ के आसपास का है। उस यूरिया को स्पेशलिटी फर्टिलाइजर 30% से 70% तक रिप्लेस कर सकता है। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसा जरिया है, अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करें, ग्रेप्स की बात करें, पोमोग्रेनेट की बात करें, हल्दी और प्याज और लहसुन की बात करें, तो इन सब फसलों में सब्सिडाइज फर्टिलाइजर का इस्तेमाल स्पेशलिटी फर्टिलाइजर ने बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है और वहां पे लगभग ना के बराबर इस्तेमाल होने लग गया है। तो इससे किसानों की आमदनी बहुत बढ़ी है। हम अगर किसी भी एक उदाहरण के तौर पे नासिक को ले लें या वेस्टर्न महाराष्ट्र पूरा ले लें, तो यहाँ जिस तरीके की आय में वृद्धि हुई है किसानों की, तो जो हमारा टारगेट है कि हम इसको दुगना करेंगे या तिगुना करेंगे, वो आसानी से हासिल किया जा सकता है, या फिर मैं तो ये कहूंगा कि कुछ क्षेत्रों में तो ये अचीव हो चुका है। अब बात यह है कि अगर हम 30% यूरिया रिप्लेस कर दें, तो उसमें हम 30,000 करोड़ रुपए बचा सकते हैं स्पेशलिटी फर्टिलाइजर के जरिए। अब स्पेशलिटी फर्टिलाइजर में एग्री इनपुट्स जो है, इसको बजट में या इसके प्रमोशन में कोई खास अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, नाबार्ड होते हैं, इन सब में एग्रीकल्चर इनपुट कवर नहीं होता। तो इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इस इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो अपने बल पे ही इसको चला रहा है, या तो इम्पोर्ट करके चला रहा है। मतलब हम इसमें स्वनिर्भर भी नहीं है। तो इसमें सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जिस तरह का विश्व बाजार में माहौल बना हुआ है, सप्लाई डिसरप्शंस हो रहे हैं, तो उस केस वैसी परिस्थिति में बहुत जरूरी है कि हम इस पर स्वनिर्भर हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 3 चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। एक तो है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है, जैसे आपने कहा कि क्या इसे अलग कैटेगरी में रखा जाए, तो इसको जरूरी है कि इसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बाहर लाया जाए। और चूंकि इसमें कोई मूवमेंट कंट्रोल की जरूरत नहीं, इसमें सब्सिडी दी नहीं जाती है, ये बहुत ही इंडिपेंडेंट लेवल पे काम होता है, न्यूट्रिएंट है, रेसिड्यू फ्री कर देता है फसल को। तो इसलिए 3 चीजों की जरूरत है। 3D रिफॉर्म्स जो है हम सरकार से काफी समय से तो सही कहा राजीव जी। एक और सवाल है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है, ये पूरी जो कैटेगरी है, ये काफ़ी अभी पेनिट्रेशन स्टेज में है, तो क्या फार्मर्स अवेयरनेस को लेकर, एडॉप्शन स्कीम्स को लेकर इस फ्रंट पर काम करने की ज़रूरत है, और इसको लेकर कुछ बड़े ऐलान की उम्मीद है, आप लोगों ने डिमांड रखी है सरकार से बजट में? जी, इसको प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तर्ज पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट किया गया है, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे हुआ है। नैनो फर्टिलाइजर को भी काफी प्रमोट किया गया है। वो सारा जो है सब्सिडाइज फर्टिलाइजर को रिप्लेस करता है। तो उसी तरीके से स्पेशलिटी फर्टिलाइजर को प्रमोट करने की जरूरत है एज ए पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, एक किसानों के लिए कि ये चीजें इस्तेमाल करने से ये डायरेक्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है। तो उस प्रमोशन में सरकारी स्कीमों के जरिए, सरकारी प्रमोशन के जो भी संस्थान बने हुए हैं, उन सभी जगहों पे इनका परीक्षण और इनके जरिए किसानों तक इसको पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ओके, शुक्रिया राजीव जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को इस सेगमेंट, इस कैटेगरी को लेकर गाइड किया। तो एक सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स का जो मार्केट है, इसमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, और इसके फ़ायदे को लेकर, इसको लेकर एक जागरूकता अभियान बनाने की ज़रूरत है, ताकि किसानों तक इसके महत्व को समझाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक अहम मुद्दा था, आपने अपनी बात रखी है। बजट के बाद भी आपसे बातचीत होती रहेगी। चलिए आगे लौटते हैं वापस से वायदा बाजार की ओर। क्रूड पर बातचीत नहीं हो आई थी, क्रूड पर फटाफट से छोटा जवाब अंकित जी एक दे दीजिए, क्या करना चाहिए? क्रूड में भी जियोपॉलिटिकल रिस्क का कुछ फायदा मिलेगा, यहां से कुछ तेजी दिख रही है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 4900 से 5600 की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी गिरावट अगर मिलती है 5300 के आसपास तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 4900 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, आने वाले टाइम में वापस से 5600 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ओके, एक छोटा जवाब देव्या जी आप भी दे दीजिए, क्रूड पर सिर्फ लेवल्स बता दीजिएगा। ब्रोल की मैं बात करें तो 5500 का जो पुट ऑप्शन है वो हम बाई कर सकते हैं अराउंड 260 लेवल, स्टॉप क्लोजर 230 का रखे, और टारगेट जो है 300 का मेंटेन करा। सर 10 सेकंड में अंकित जी, एग्री में क्या पसंद है आज आपको?
एग्री में देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे अभी की तारीख में अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे टीएमसी ही पसंद आ रहा है। यहाँ पे टीएमसी के अंदर बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर किसी को लगाना है तो 15,500 का स्टॉप लॉस लेके पोजिशनल बाइंग करी जा सकती है। आने वाले टाइम में 20,500 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद आपके लिए वायदा बाजार का पूरा एक्शन लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं।